सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मेलन। देखिए हम आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट सेकंड चल रही है और इसमें चैप्टर का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत। और ये हमारा लेक्चर 2 है और आस पड़ोस शादियाँ चल रही है तो आपको नागिन धुन वगैरह सुनाई देगी, तो डिस्टर्बेंस मत करिए, बस वीडियो आपको बता रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, अब इससे पहले आपको बता दें, फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वरना प्ले स्टोर में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर है या बीएससी रिलेटेड सब आपको यहाँ पे मिलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमारा शेप ऑफ एसपीडी, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल चला था, इसमें आपको 3 पॉइंट्स मैंने करा दिए थे। तो जो पॉइंट्स है वो आपके 3 मेन है, तो वहीं पर रहने दीजिए, इसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे की हम वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल के लिए एल बराबर 3 तथा एम बराबर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होता है। तो पहले तो हम क्या समझते हैं, एल एम एन, आपने क्या है कक्ष उपकोष पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे एल होता है, एम होता है, ऐसे एस पी डी आपने पढ़ा है, एस पी डी एफ, तो उनका ही भाग होता है, ठीक है। तो इसके जो मान होते हैं वो आपको हमारे एफ के मान इतने होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एफ कक्षा के लिए 7 भिन्न अभिविन्यास हैं। जो अभिविन्यास प्राप्त होते हैं वो मैं किससे होते हैं, इसी से प्राप्त होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि एफ कक्षक के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए हमारे 7 भिन्न अभिविन्यास संभव है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 ये 3 वो 7। एफ कक्षक का आकार जटिल होता है तथा इसे पेपर पर बनाना संभव नहीं है। तो आप लिख देंगे शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब है हमारा आफ-बाऊ का प्रिंसिपल, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ बाऊ प्रिंसिपल, क्योंकि ये आपको लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सब में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस ऑन कर रहा हूँ, ओके। तो आप वो प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। पहले आप वो प्रिंसिपल हमारा क्या है, यह आप वाव सिद्धांत। देखो पहले इसकी स्पेलिंग याद रखिए, AUF VAU आप वाव, ठीक है। तो आप वाव एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। इस नियम की सहायता से परमाणु की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास, सब इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं ना, जैसे 1s2 है, 2s2 आपने बनाया होगा, तो इसी टाइप का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसका निर्माण किया जाता है इस प्रिंसिपल के अनुसार। इसकी जो मेन हेडिंग है, आप का नियम आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है तो आपको सिर्फ ये नीचे जो मैं करा रहा हूँ वो आपको लिखना है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, अर्थात ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, ठीक है। तो ये हम आप नियम का अगर वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है तब इतना आंसर लिख देंगे। या अगर आपको विकल्पी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, तब लिखेंगे कि ऊर्जा का जो प्रवेश है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो हमारा पूरा अफवाह का नियम है वो ये है, इसको आप अगर बारीकी से समझेंगे ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, पहले इस टॉपिक को लिख दे रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि तभी आपको क्लियर हो पाएगी क्या है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवेश सबसे पहले उस कक्षा में होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि कम एनर्जी ऊर्जा स्तर, उसका ऊर्जा स्तर वो स्थायी होता है। कैसे, मान लो जैसे हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अब कोई ऑर्बिटल यहाँ पर है और कोई ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो अगर निम्न ऊर्जा स्तर में है तो स्थायी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी की क्या पास में। जो आपका दूर है वो एनर्जी से दूर है, वो आपका क्या है, कम स्टेबल होगा। कैसे, मान लो यहाँ पर मैं पकड़ूँ आपको तो मैं जल्दी से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर आप पहुँच गए यहाँ पर तो मैं आपको जल्दी से नहीं पकड़ सकता। मान लो आप दिल्ली हो तो दिल्ली में जाऊँगा, पकड़ के ले जाऊँगा आपको। अगर आप बॉम्बे पहुँच गए तो भाई मेरी तो इतना नहीं है कि हम बॉम्बे पहुँच के आपको पकड़ लें, ठीक है। तो वही यहाँ से समझिए, जो आपका पास में होता है ऑर्बिटल आपको ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत पास में पड़ती है यहाँ से न्यूक्लियस की, और जो आपका दूर होता है वो कम स्टेबल होता है, जैसे। और आपको समझना कैसे इसको बनाना है, पहले इसको बनाने की तरकीब समझते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे हम बनाते हैं। तो जैसे आपको 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s सबको लिख लेना है। 2 की सीध में आपको 2p 3p 4p 5p 6p, क्योंकि यहाँ जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं, एस पी डी एफ, तो उन्हीं की वजह से हम बना रहे हैं। पहले एस आ गया, पी आ गया, फिर डी आ गया, एफ आ गया। उसके अनुसार हम 3 की रेंज में 3d 4d 5d 6d, एक नीचे से कम करते हैं, एक ऊपर से कम करते हैं, और लास्ट हमारा कितना होता है 4f 5f बचता है। तो इसको अब क्या है, तीनों के द्वारा समझते हैं। तो 1s से 2s पाएंगे, 2s से आप इसमें चलेंगे, फिर आपको ऐसे कर लीजिए, वरना आप ऐसे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे कर लेंगे फिर आप ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अभी आपको समझाता हूँ, ऐसे भी तीरे लगा लीजिए। तो इसका मतलब हो गया, देखो हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता है कि एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, पी में इतने रह सकते हैं, और डी में इतने रह सकते हैं, एफ में इतने रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं। तो इन्हीं के अनुसार हम कैसे इसका वर्णन करते हैं समझिए। जैसे 1s है तो हमने 1s2 लिख दिया, फिर हम 1s का किस पाएंगे, याद रखिए 2s पाएंगे, तो 1s का 2s2 हुआ, क्योंकि अधिकतम 2 रह सकते हैं।
फिर उसके बाद आप किस में आएंगे 2p में आएंगे तो 1s2 2p6 आएगा। उसके बाद किस में आएंगे 3s में आएंगे तो 3s2 आ गया। उसके बाद आप किस में आएंगे 3p में आएंगे तो 3p आ गया। उसके बाद देखिए आप इसमें 4s में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 4s में देखिए तीर खा जा रहा है दोबारा लौट के, ये ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। 4s के बाद आप दोबारा लौट के आ गए यहीं पर, फिर 3d में आ गए, ओके। 3d के बाद दोबारा फिर 4p 5s, फिर दोबारा लौट के आया आप 4d 5p 6s, फिर दोबारा लौट के आया तो 4f 5d 6p 7s, फिर लौट के आया 5s 6d। तो ऐसी क्या हमारी जो पूरी गिनती है वो चलती रहती है, ओके, क्लियर है। तो किसी कक्षक की ऊर्जा को n प्लस एल, तो n हमारा क्या मुख्य क्वांटम संख्या होता है के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, l हमारा सेकेंडरी होता है, इसको हम द्विगांशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। आगे समझाओ क्वांटम संख्या हमारी क्या है। तो किसी कक्षक की ऊर्जा को n प्लस एन नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। हियर n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या और l आवर द्विगांशी क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हम कैसे बनाना और कैसे हम इसका यूज करते हैं, ओके। तो ये आपका रफली वर्क है, थोड़ा इसको रफ में रखिए, ओके। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एस का मान उच्च होता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। याद रखिए, ऑर्बिटल n प्लस एन का मान उच्च होता है उसके लिए ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी कम होती है, ठीक है। कैसे, मान लो ये है, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस में दोबारा बनाना पड़ेगा। कक्षाएं आपकी एस पी डी और एफ आपकी चलती जाती हैं, ओके। तो समझिए आपका जिस ऑर्बिटल की n प्लस का मान उच्च होता है, तो n प्लस एन का मतलब हो गया टोटल मान हमारा, क्योंकि किसको शो करता है आपकी कौन से भाग में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो n प्लस एन का मान उच्च होगा, मैंने मान ली आपका n प्लस एन में आपका मान उच्च, यहाँ पर एटम आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, तब ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। यदि दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एस का मान समान है तो जिस ऑर्बिटल के लिए n का मान कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो ये आपका n के मान के ऊपर हो गया। और इंपोर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है, इसको हम ज़्यादा याद रखिए। जैसे 3D एवं 4s कक्षक के लिए n प्लस एस का मान निम्न होता है। तो 3D कक्षक, और 3D कक्षक में n की वैल्यू 3 होती है, l की वैल्यू 2 होती है। कैसे, देखो 3D, ठीक है। 3 तो आपका कौन सा हो गया, पॉइंट हो गया, इसको हम 3D कक्षक और 4s कक्षक के लिए शो करते हैं। तो इसमें n का मान 3 रहता है, इसका मान 2 रहता है, और n प्लस एल की वैल्यू 5 होती है। आपको याद करने पड़ेंगे ये अलग से, इसके न्यूमेरिकल जब मैं आपको सिखाऊंगा, इसके जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी यूनिट फर्स्ट के भी जो न्यूमेरिकल है ना वो छोड़ दिया, और यूनिट सेकंड के, तो दोनों के जब न्यूमेरिकल में साथ में कराऊंगा तब आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे आपको फाइंड करते हैं। अभी सर आपको हल्का सा एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना है। 4s में n बार 4 और l बराबर 0 होता है, और ये कैसे आपको 0 रहता है कैसे 2 रहता है सब आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड के साथ में बताऊंगा, दोनों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो n प्लस एल बराबर 5 और n प्लस एल बराबर आपका 4 आ गया यहाँ पे वैल्यू। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल से पहले 4s कक्षक में प्रवेश करता है। क्यों करता है, देखो यहाँ पे 3D है, यहाँ पे आपको 4 है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल से पहले 4s कक्षक में क्या प्रवेश करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आप चीज़ सीखे उसमें अपवाद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसके अपवाद जो आपके एक्सेप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। अधिकांश तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को अबोव नियम की सहायता स्पष्ट किया सकता है। तो वो सब ज़्यादा आपके तत्व हैं, एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं, उनकी हम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास को इससे अबोव नियम से बना सकते हैं। परंतु कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को अबोव नियम की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। ये आपने 12th में पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा होगा। जैसे Cu और Cr, ये हमारे दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग क्या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, विन्यास को शो करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन विन्यास को अबोव नियम के आधार पर निम्न होने चाहिए। अगर अबोव नियम के अनुसार बनाए तब को निम्न बनाएंगे। जैसे हम बनाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। जब हमने कैसे बनाए हैं ये हमने, क्योंकि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने आपको अबोव नियम के अनुसार बनाते हैं, तो ऐसे आपको 29 Cu इसको हमने सेम पोजिशन में बना दिया। जैसे हम अभी मैंने आपको सिखाया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2, ठीक है। अब करना क्या होता है, परंतु वास्तव में Cr व Cu, ठीक है, Cu कॉपर हो गया आपका और Cr आपका क्रोमियम हो गया, कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है तथा इनके निम्न इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे। तो इन दोनों को आप अच्छे से टिक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको पूछे जाएंगे ना कहीं भी और आपको कोई पूछेगा भी तो यही की पूछेगा 24 और 29, मतलब क्रोमियम और आपके कॉपर के, तो यही आपके भिन्न होते हैं। इसको आप इंपोर्टेंट में कर लीजिए, क्योंकि आपको लॉन्ग में भी लिखना है अच्छे से, और शॉर्ट में पूछा फिर भी, और भविष्य के लिए कुछ नहीं पूछे जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और याद रखना आपको भारी कक्षा, ये जो कक्षा है ना भारी कक्षा, ये आपको याद रखनी है, याद रखिए। तो 24 क्रोमियम जो है इसका 1s2 2s2 2p 3s2 3p 3d5 चेंज क्या करनी है, एस का जो और एस में जो एटम आना होता है, क्योंकि 4s2 होता है वो हमारा किस में आ जाता है, पहले इसमें आ जाता है। ऐसे हम 4s में एक ऑर्बिटल 2 होते हैं तो एक हमारा किस में जंप करके यहाँ पर आ जाता है, तो हमारी 3d10 हो जाता है, हमारा 3d5 बन जाता है। तो याद रखिए लास्ट पोजीशन 3d5 4s1 3d10 4s1। तो यही जो हमारे क्या है 29 और 24 की जो एक्सेप्शन था वो है।
ओके, अपवाद में आपको उतना ही लिखना है, उतना ही बेस्ट है, क्योंकि अब जो आप आव्यव नियम आपको लिखना है टोटल लिखना है, याद रखिए आव्यव नियम जो मैंने अभी आपको इतना करा उतना लिखना है, और अपवाद है वो भी उतना ही लिखना है जितना मैंने आपको करा दिया है। इससे आपको क्या फुल आपकी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा और आपको पूरी जो है आव्यव का नियम आप लिख देंगे, प्लस आपको आप अगर अपवाद लिख के आते हैं तो आपको प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब अगर आपको क्वेश्चन 10 नंबर का है ना तो हार्डली आपको 7 या 6 मिलते हैं, बट आप अगर अच्छे से आप इसको अपवाद को लिख कर रहे हैं तो आपको 8 9 मिल जाएंगे, याद रखिए। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं, करके आना है। नेक्स्ट हमारी BVT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है यार, क्योंकि इंपोर्टेंट मैंने ऑलरेडी इस पर रख रखा है, बहुत आपके पूछे थे, इसको याद तैयार कीजिए BVT थ्योरी के लिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है समझते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए हिटलर HE होता है, याद रखिए HEI, स्पेलिंग बहुत टेंशन होता है, HEI हिटलर एंड लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी, जिसे लिनस पॉलिंग ने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये भी आपके वैज्ञानिक नाम है, इसको डार्क कर लीजिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी डार्क कर रखा है। तो पहले हिटलर एंड लंदन थ्योरी को समझ लेते हैं, इनकी थ्योरी क्या थी। अगर आप BVT लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आएंगे तो आपको दोनों थ्योरी लिखनी पड़ेगी, याद रखिए। अगर आपको पूछ ले अलग से कि हिटलर एंड लंदन की BVT थ्योरी क्या थी, या हमारे लिनस पॉलिंग की जो BVT थ्योरी है वो क्या थी, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग सकते हैं। तो हिटलर एंड लंदन थ्योरी क्या थी उसको समझते हैं, और BVT थ्योरी क्या है इसको भी समझते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड के निर्माण, देखो कोवलेंट बॉन्ड ये होता है आपको सहसंयोजी बॉन्ड, जैसे H है और आपका Cl है, तो HCl हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस Cl-, इसका मतलब हो गया कि H हमारा एक परमाणु से दे देता है और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इट मीन्स दोनों के बीच क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, कितना कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपस में साझा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे क्या है कोवैलेंट बॉन्ड में निर्माण में भाग लेने वाले के निर्माण में, ठीक है मैंने आपको एरो शो कर दिया है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तथा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता को दर्शाती है। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आपके पेयरिंग में बच जाते हैं, आपकी पेयर नहीं बन पाता, वो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वाला ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ संयोजकता बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ये है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका पेयर होता है वो दूसरे ऑर्बिटल से के साथ एटम के साथ संयुक्त या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बॉन्ड बनने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन में अंतर नहीं रहता है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के नाविकों के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बने होते हैं। जैसे H आपका, दोनों के बाद आपको कोई नहीं है, साथ में आपके लिख सकते हैं HCl लिखते हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे तो सहसंयोजक बंध में केवल वही इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेते हैं, पेयरिंग में भाग लेते हैं जिसके चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। अभी चक्रण क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो चक्रण जो लैपिंग है ना, आपको जो आगे आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 3 में, उसमें आपको ये क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चक्रण विपरीत दिशा में हो, इलेक्ट्रॉन के विनिमय से विनिमय बल उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के विनिमय के बारे में आपको दे रखा है पूरा, वो भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन के विनिमय से विनिमय बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बनने वाला बंध स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है पॉलिंग, PAULING, पॉलिंग एंड शॉर्टर थ्योरी, SLTR शॉर्टर थ्योरी। इन्होंने हिटलर लंदन थ्योरी में संशोधन किया इस नियम के अनुसार। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी में क्या है चेंज किया था, वो थ्योरी क्या है हमें चेंज है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण में दो एटम्स के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग क्या है, देखो आगे भी आपका यही टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है आपको ओवरलैपिंग, ये आपके पढ़ेंगे PP ओवरलैपिंग। ठीक है, या PP ओवरलैपिंग होता है हमारा, इसका मतलब होगा कि हमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम जो है, दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, ये आपका दोनों ऑर्बिटल्स दोनों आपस में साझा करके संधि करके एक नया ऑर्बिटल निर्माण करते हैं, वही आपकी ओवरलैपिंग हो जाती है, इसे बोलते हैं अतिव्यापन। ठीक है, तो वो अतिव्यापन आपका आगे समझाते हैं। ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग की सीमा जितनी अधिक होगी, बनने वाला बंध उतना ही प्रबल होता है, स्टेबल होता है। तो ओवरलैपिंग जितना वेस्ट होगा आपका, उतनी आपका एटम के प्रबल ज़्यादा हो जाएगा या स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। दो एटम्स की संयोजी कोष में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओवरलैपिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एक जो है आपकी दो ऑर्बिटल्स के बीच आपकी होती है। ठीक है, यदि तत्वों के पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, आपकी खाली ऑर्बिटल्स हैं, तो वह अपनी सहसंयोजकता में वृद्धि कर सकता है। मान लो जैसे मान लो P में, ठीक है, मान लो P मैंने बना रखा है, इसमें आपको बन रखे हैं मैंने 1, ठीक है, 2, 3 और 4। दूसरा है P ऑर्बिटल आपका सेम, जैसे मैंने कि 1 है 2 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करके यहाँ पे आ जाएगा और आपको दोनों के संधि कर लेंगे। ठीक है, तो वही हमारी ओवरलैपिंग अतिव्यापन हो जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा, दो एटम ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग की सीमा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया सकता है। सूत्र हमारा क्या है, एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साई ए साई बी इंटू डी आर, इसको बोलते हैं साई ए साई बी इंटू डी आर। हेयर साई ए बराबर ए एटम का तरंग फलन होता है, आगे समझाऊंगा आपको तरंग फलन। फाई बराबर बी एटम का तरंग फलन होता है। तो ये तरंग फलन आपको पता है क्या फाइंड करेंगे, जब आप फॉर्मेशन सीखेंगे किसी चीज़ की, और जब हम करते हैं फॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको मैं करा दूंगा सिलेबस में आपका नहीं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2 पूछ लेते हैं कभी, या आपको कोई एटम का फॉर्मेशन पूछ लेंगे, उसमें आपको क्या है ग्राफ शो करना पड़ता है। क्या शो करना पड़ता है, ग्राफ। तो ग्राफ को हमारा तरंग फलन जो है हम उसको शो करते हैं। तो आपका है नहीं, लेकिन मैं आपको फॉर्मेशन करा दूंगा क्योंकि ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है इसमें, और पूछ भी ले सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 जैसे है वैसे मैं आपको करा दूंगा। डी होता है दोनों के बीच की सूक्ष्म दूरी, डी दोनों के सूक्ष्म दूरी होती है। 6 पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड की दिशा ओवरलैपिंग करने वाले एटम्स के ऑर्बिटल्स की दिशा पर निर्भर करती है। जब ओवरलैपिंग सीखेंगे तब इसकी जो चक्कर है दिशा को भी समझेंगे। ओके, अब अपने आप सिलेबस से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं टोटल जो आपके टॉपिक्स हैं सब वही कवर करता हूँ और आपको वही में आपको मिलेंगे। और लेक्चर 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये लेक्चर 2 है आपका, और आपको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना है। सब्सक्राइब तो बिल्कुल आप करते नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जो आपके नहीं हैं, या जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो यहाँ पर आ जाएं और आपको सिलेबस कर सकते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कराता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।